दिस इज मुस्कान परवेज। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। और इस चैनल पे आज हम लोग करने वाले हैं 50 MCQs ऑन द टॉपिक सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस वालों के लिए। क्लास 11 साइंस और क्लास 11 ह्यूमैनिटीज और आर्ट स्ट्रीम के लिए भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड की जाएंगी। फिलहाल आज के लिए हमारे जो वीडियो है वो साइंस है। क्लास 9 के चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर सेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ कॉक्स लाइज। कॉक्स लाइज में फर्स्ट टाइम सेल को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए है एंटोइन वॉन लिवेनहॉक, बी है रुडोल्फ हुक, सी है रॉबर्ट ब्राउन या डी है रुडोल्फ विर्च्यू। तो आपको पता है कि सेल की जो डिस्कवरी थी कॉक्स लाइज में वो फर्स्ट टाइम की थी हमारे रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेल को किस टर्म मतलब किस ईयर में कॉइन किया गया था? 1665, 1838, 1674 या फिर 1945। तो आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में सेल टर्म को कॉइन किया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हु डिस्कवर फ्री लिविंग सेल इन अ पॉन्ड। फ्री लिविंग सेल को पॉन्ड में सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, बी है लिवेनहुक, सी है प्रकंजी या डी है सिडान। तो आपको पता है कि आपकी जब एनसीईआरटी की जब आप बुक में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको लिखा होगा बॉक्सेस में कि लिवेनहुक ने फर्स्ट टाइम जो था वो पॉन्ड में डिस्कवरी की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? तो हमारे चैप्टर का नाम है सजेस्टेड कि सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वैसे ही जो हमारा बेसिक यूनिट सारे ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो होते हैं हमारे सेल। तो सारे ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक यूनिट होते हैं वो होते हैं सेल, और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के कलेक्शन ऑफ सेल से हमारे बनते हैं टिश्यूज के कलेक्शन से फर्दर हमारा बनता है ऑर्गन के कलेक्शन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, एंड देन हमारा बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जब आप हायरार्की पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। तो आई होप मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसको इरेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? ऑप्शन ए है आपका वाटसन एंड क्रिक, बी है शेडान एंड स्वान, सी है हुक एंड लिवेनहुक, डी है डार्विन। तो देखिए वाटसन एंड क्रिक ने तो आपका डीएनए डबल स्ट्रक्चर किया था। जब आप 12th में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। डार्विन जो थे उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, और हुक तो आपको पता है कि उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो सेल थ्योरी आके दिया किसने था? तो 11th के जब आप साइंस एनसीईआरटी की साइंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये थ्योरी आपकी दी थी सेल्डन एंड स्वान ने। किसने दी थी? सेल्डन एंड स्वान ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु एडेड द फाइनल पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी? ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। फाइनल पोस्टुलेट किसने दी थी? तो आपको पता है कि किसने दी थी? रुडोल्फ विर्च्यू ने दी थी। किसने दी थी? रुडोल्फ विर्च्यू ने। अब इसको हम थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है बहुत सारे सेल से, बी कह रहा है सिंगल सेल से, सी कह रहा है टिश्यू सिस्टम से, या डी कह रहा है कि बिल्कुल भी उसमें कोई सेल ही नहीं होता है। तो आपको नाम से पता चला यूनि मतलब सिंगल। तो यानी कि आपके ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो होंगे सिंगल सेल से बने हुए। किससे? सिंगल सेल से बने हुए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन है जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है? अमीबा, पारामीशियम, बैक्टीरिया या ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है कि अमीबा, पारामीशियम, बैक्टीरिया ये सारे ही कौन है? यूनिसेलुलर है। कौन है? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय। अब ये प्रोटोप्लाज्म का जो टर्म था ये किसने दिया था? क्या रॉबर्ट हुक ने दिया था, जे परकंजी ने दिया था, डार्विन ने दिया था, या लमार्क ने दिया था? मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोकैरियोटिक सेल लैक अ वेल डिफाइंड। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता है? क्या प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म नहीं होता है, या सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, या फिर राइबोसोम्स नहीं होते हैं? तो हमने पढ़ रखा है बेटा कि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन
एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है, क्या प्रोटीन लिपिड से या सेल्यूलोज से, स्टार्च या ग्लाइकोजन से या फिर न्यूक्लिक एसिड से। तो हमारा बेटा जो प्रोटोप्लाज्म है वो बना हुआ होता है किससे, प्रोटीन एंड लिपिड से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन एंड लिपिड से बना हुआ होता है। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, क्या वो इम्परमिएबल है या वो परमिएबल है या वो सेलेक्टिवली परमिएबल है या वो नॉन लिविंग है। तो हमने पढ़ रखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आपके स्कूल में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही इन एंड आउट करने की परमिशन देता है। आई होप मैं आपको बहुत क्लियर होंगी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उसको क्या कहते हैं, जब एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्या डिफ्यूजन कहते हैं, क्या ऑस्मोसिस कहते हैं, क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो उस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर हमने सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सोल्यूशन है और सोल्यूशन है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर उसके बीच में हमने सेल को डाल दिया, ये पानी है, तो सेल क्या करेगा, क्या सेल स्वेल हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा या फिर रिमेन इफेक्टेड हो जाएगा या फिर बर्स्ट हो जाएगा। तो आप समझिए कि मीडियम के अंदर ये रहा आपका मीडियम और ये रहा आपका सेल। अब सेल के अंदर जो है ज़्यादा पानी है और मीडियम के अंदर पानी कम है, तो जनरली जो लॉ होगा वो हो जाएगा कि वो कहता है कि पानी जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में पानी सेल से जब मीडियम में जाएगा, सेल से जब मीडियम में जाएगा तो सेल की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इफ द मीडियम सराउंडिंग सेल हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल वॉल विल बी। अब ठीक उसका उल्टा प्रोसेस कह रहा है कि मान लीजिए एक मीडियम आपने ले लिया, एक मीडियम ले लिया, ये उसका सराउंडिंग है पानी और उसमें सेल है। अगर सराउंडिंग में ज़्यादा पानी हुई और सेल में कम पानी हुई तब क्या होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसफ़र होगा वो तो हायर से लोअर से ही होगा। तो मीडियम से पानी कहाँ जाएगा, सेल में। इस केस में क्या होगा, सेल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। सेल क्या करेगा, पानी को गेन कर लेगा। समझ में आया सबको। हाइपरटोनिक में क्या होगा, श्रिंक करेगा और हाइपोटोनिक में क्या होगा, पानी गेन कर लेगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन आगे कह रहा है आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन में जहाँ मीडियम में और सेल में पानी का अमाउंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो उस केस में क्या होगा, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेंट्रेशन जैसे कि सेल में है। तो ना वो स्वेल करेगा और ना वो क्या करेगा, ना वो स्वेल करेगा ना ही वो श्रिंक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। अब जो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, लिपिड से, प्रोटीन से, सेल्यूलोज से या फिर काइटिन से। तो आपका किससे बना हुआ होता है, वो बना होता है आपका सेल्यूलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं। द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म अवे फ्रॉम सेल वॉल इन हाइपोटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। अब कह रहा है कि जो श्रिंकेज, जो साइटोप्लाज्म जो श्रिंकेज हो जाता है हाइपोटोनिक मीडियम में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये तो आपने पढ़ रखा है कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो फ्लेक्सिबल नेचर होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो एनेबल करता है सेल को इनगल्फ फूड। जब उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब वो फूड को इनगल्फ करता है, क्या एक्सोसाइकोटिस कहते हैं, क्या एंडोसाइकोटिस कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइकोटिस, क्योंकि वो फूड को इनगल्फ कर रहा है। क्या कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है। तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एंडोसाइकोटिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं गैसेज एक्सचेंज यानी कि CO2 और O2 सेल मेम्ब्रेन में किसके थ्रू होता है। तो गैसेज एक्सचेंज जो जिसका काम होता है वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू। किससे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पे क्वेश्चन कह रहा है कि द कंट्रोल सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। तो हम सबको पता है कि कंट्रोल सेंटर हम कहते हैं न्यूक्लियस को। अब कह रहा है कि किस ऑर्गेनल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये तो बच्चा जानता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट प्रोड्यूस
ATP in the form of, क्या, it produce energy in the form of ATP. वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं. अभी मैंने बताया कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं हम ATP को, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अच्छा, ADP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. वेरी गुड. आगे बढ़ जाते हैं हम, किस सेल ऑर्गेनल को हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. तो वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, लाइजोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. अब क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइजोसोम में होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. अगर ये एक बार बर्स्ट किया तो ये अपने ओन सेल को इनगल्फ कर सकता है और डेथ कॉज कर सकता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम आर द साइट फॉर, बेटा वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस. वेरी गुड. मूविंग अहेड टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेल ऑर्गेनल के पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, क्या प्लास्टिड्स के पास होता है, क्या AB के पास होता है, या गोल्गी अपैरेटस के पास? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों के पास आपका होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट. क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा. माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों के पास खुद के DNA और राइबोसोम्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मैन्युफैक्चर करता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका मैन्युफैक्चर करता है लिपिड्स और प्रोटीन को. अब आ जाते हैं कि रफ फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होगा प्रोटीन को सिंथेसिस करना. वेरी सिंपल. नेक्स्ट है कि ऑर्गेनल जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका पैकेजिंग और डिस्पैचिंग के लिए. तो आपने पढ़ा है कि गोल्गी अपैरेटस जो होता है वो पैकेजिंग और आपका डिस्पैचिंग का काम करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आपका करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट सेल हैव अ लार्ज सेंट्रल वर्क्यूल हुज प्राइमरी फंक्शन इज. अब प्लांट सेल के पास तो लार्ज वर्क्यूल होता है, किस चीज का काम करता है? हमारे प्लांट्स को रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, तो ऑप्शन A आपका हो जाएगा करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कलरलेस प्लास्टिड्स किसको कहा जाता है? तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्लोरोफिल, वो प्लांट्स को ग्रीन करने में काम आता है. क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो आपको वेजिटेबल्स को कलर देने में आता है. और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो होता है कलरलेस प्लास्टिक, जो कि आपके प्लांट्स के बार्क वगैरह में आपको मिलता है. तो ऑप्शन C हो जाएगा आपका करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है प्लास्टिड्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल आर कॉल्ड. प्लास्टिड्स ग्रीन कंटेंट मतलब एक क्लोरोफिल है जो ग्रीन कंटेंट पिगमेंट करता है, वो कौन से प्लास्टिड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो हमने अभी पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है. कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट. आगे बढ़ते हैं. अन अनराइप ग्रीन फ्रूट कलर अपॉन राइपनिंग ड्यू टू. एक अनराइप ग्रीन फ्रूट है, वो राइप करेगा किसके वजह से? क्या पानी लॉस की वजह से, या कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट, या ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन B हो जाएगा कि जब क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके अनराइप फ्रूट्स को जो है कलर वो मिल जाएगा. 34 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्लास्टिड्स कलर्ड कंपोनेंट होता है? तो हमने अभी पढ़ा कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड कंपोनेंट होता है, जो कि येलो, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग, कौन सा इसमें प्लांट सेल में एब्सेंट होता, सॉरी प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है? तो आपका होता है सेल वॉल. प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होके सेल मेम्ब्रेन होते हैं. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे. इसमें कह रहा है ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट्स में एब्सेंट होता है लेकिन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन A सेंट्रोसोम्स, जो कि प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं लेकिन एनिमल्स में होते हैं आपके प्रेजेंट. क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि इंटरनल फ्लूइड मीडियम जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. अब आते हैं कि क्रोमोसोम्स किससे बने हुए थे? तो क्रोमोसोम्स बने होते हैं आपके DNA एंड प्रोटीन से. DNA जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स. 39 क्वेश्चन कह रहा है कि सेगमेंट ऑफ DNA डेट कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन. DNA का ऐसा सेगमेंट जिसमें हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं जीन्स. पहनने वाला जीन्स नहीं बेटा, ये होता है आपके DNA में जो जीन्स होते हैं वो. क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि नॉन डिवाइडिंग सेल जेनेटिक मटेरियल जो कि प्रेजेंट होता है, उस जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्रोमेटीन. क्या बोलते हैं? क्रोमेटीन मटेरियल. ठीक है. अब हम थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड MCQ पे आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? अनियन पील, चीक सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर अमीबा? तो आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि साइनोबैक्टीरिया भी होता है ये आपका क्या है? प्रोकैरियोट है. क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि द सेल ऑर्गेनल एसोसिएटेड विद, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम. ठीक है. The cell organelle associated with detoxification of poisons drug in the river. कौन सा है जो डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है? तो ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे. क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन करेक्टली पेयर्स सेल ऑर्गेनल. करेक्टली पेयर्स सेल ऑर्गेनल क्या है? क्या
राइबोसोम लिपिड सिंथेसिस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल रेस्पिरेशन करता है, लाइसोसोम प्रोटीन पैकेजिंग करता है, या वॉक्यूल फोटोसिंथेसिस करता है। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि मैम राइबोसोम जो है वो लिपिड सिंथेसिस कर सकता है, तो कौन सा करता है? SER करता है, राइबोसोम थोड़ी करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन करता है ना। इसका तो काम होता है हमारा क्या करना, राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। SER आपका लिपिड बनाता है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, क्या होगा अगर सेल का लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा सेल के अंदर ही? तो आपको मैंने अभी बताया कि सेल अपने आप को ही डाइजेस्ट कर लेगा और एक सुसाइड की तरह एक्शन करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब गिन के कुछ 5 क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लैक ट्रू मेम्ब्रेन, किसके पास लैक ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच स्ट्रक्चर फीचर अलाउ ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, के बीच में कौन सा ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूक्लियर पोर। ल्यूकोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसलिए ल्यूकोप्लास्ट आपके न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? न्यूट्रिएंट, जैसे कि स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन हो गया। 48 कह रहा है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी कि सिंथेसिस ऑफ सेल पार्ट्स वो कौन करता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस तो करता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि इसमें से कौन से ऑप्शंस के पास सेल वॉल नहीं होता है? सेल वॉल नहीं होता है, तो एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप लोग खुद दीजिएगा। क्वेश्चन है कि डेंस स्फेरिकल बॉडी जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है और राइबोसोम को हेल्प करता है RNA सिंथेसिस में, वो कौन होता है? क्या वो न्यूक्लियस होता है, क्या वो सेंट्रोसोम होता है, क्या वो क्रोमोसोम होता है, या वो प्लास्टिड्स होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी